जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसको करके फिनिश करते हैं। नमस्ते, प्रणाम सभी को, गुड इवनिंग, खुश रहिए, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग भी आगे बढ़िए। चलिए शुरू करें। देखिए ये क्वेश्चन है 113 है ना। गीता की शिक्षा कर्म का त्याग नहीं अपितु कर्म में त्याग है। तो हिरियन्ना हो जाएंगे, जानते हैं ना। आइए, सही क्रम बताना है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये ब्रह्म विहार है बौद्ध दर्शन में। तो आप सब जानते हैं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा फर्स्ट हो जाएगा। जहां पे ज्यादा बात करना रहे बताइएगा। भगवत गीता मात्र कर्म मार्गी है। भगवत गीता इज ओनली कर्म ओरिएंटेड। हु सेड दिस? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं भगवत गीता कर्म मार्गी है। हु इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सदहेतु। सदहेतु की विशेषता नहीं है। तो सदहेतु की विशेषता कौन सी नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? लास्ट वाला होगा क्या सर? सपक्षता। देखिए सदहेतु की 5 विशेषताएं हैं। सुबह भी आया था क्वेश्चन। पहला है सपक्ष सत्व, ये जो लिखा है पहला है नहीं, पहला है पक्ष धर्मता या पक्ष सत्व या पक्ष वृत्ति भी कहते हैं इसको। पक्ष वृत्ति क्या भी कहते हैं, पक्ष सत्व भी कहते हैं और पक्ष धर्मता भी कहते हैं। पक्ष धर्मता इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेतु की पक्ष में सत्ता होनी चाहिए। यानी धूम्र की पर्वत पे धुआं पर्वत पर होना चाहिए, तो ये पक्ष धर्मता हो गया। विपक्ष दूसरा होता है सपक्ष सत्व। यहाँ पे दूसरा सपक्ष सत्व, पांचों आपको याद रहना चाहिए। सपक्ष सत्व, सपक्ष सत्व को सपक्ष वृत्ति भी कहते हैं, सपक्ष वृत्ति भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि हेतु की सपक्ष में सत्ता होनी चाहिए। जैसे धुएं, जैसे रसोई घर में धुआं, हेतु मतलब धुआं कारण है ना, धुआं। तो सपक्ष की रसोई घर मतलब धुएं की कहां पर सत्ता है? रसोई घर में है, तो ये सपक्ष सत्व हो गया या सपक्ष वृत्ति हो गई। तीसरी जो विशेषता है उसको बोलते हैं विपक्षा सत्व, ये लिखा है विपक्षा असत्व। इसी को बोलते हैं विपक्ष व्यावृत्ति भी बोलते हैं, विपक्ष व्यावृत्ति। इसमें क्या होता है? हेतु की विपक्ष में असत्ता, हेतु यानी कारण विपक्ष में नहीं होगा। जैसे तालाब में धुआं नहीं है, तो ये विपक्षा सत्व होते हैं, होता है, या विपक्ष विपक्षा व्यावृत्ति भी कहते हैं। 3 हो गया। चौथा वाला है असत प्रतिपक्ष। असत प्रतिपक्ष, असत प्रतिपक्ष इसमें क्या होता है? साध्य से विपरीत वस्तु की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का अभाव। फोर्थ हो गया। और पांचवा है अबाधित तत्व या अबाधित विषय। पांचवा है अबाधित विषय ना, अबाधित विषय या अबाधित तत्व। इसमें क्या होता है? हेतु का प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित ना होना, हेतु का प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित ना होना। तो आंसर यहाँ पे पक्षता हो जाएगा ना। चलिए कोई समस्या हो तो बताइएगा। सर फोर्थ नंबर जो बताए ना वो फिर से बताइए। असत प्रतिपक्ष में क्या समझाया आपने? सत प्रतिपक्ष में ये बताए कि साध्य से विपरीत वस्तु की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का अभाव। जैसे साध्य मतलब हमको, साध्य मतलब आग ना, साध्य हमको सिद्ध करना है, आग को हमको कहीं पर सिद्ध करना है कि यहाँ है। तो साध्य से विपरीत वस्तु की सिद्धि के लिए मतलब आग को ना सिद्ध करके किसी और बात को सिद्ध कर दे, ऐसा कारण नहीं होना चाहिए।
हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर धुआं है इसलिए आग है ना, तो धुआं है तो है, और साध्य आग है, अग्नि है, फायर है। तो साध्य न सिद्ध करके किसी और चीज को सिद्ध प्रूफ करने के लिए और दूसरा कारण उपस्थित नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं असत्य प्रतिपक्ष। ठीक है सर। हम्म नहीं समझ आए तो फिर बताइएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, नेचुरल नंबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लॉजिकल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इसका मतलब क्या है? प्राकृत संख्याएं तार्किक संख्याओं से निगमित होती हैं, तो ये फ्रेगे हो जाएंगे। लॉ हाँ, क्या? नहीं सर। ओके, देखिए फ्रेगे कहते हैं कि लॉजिक इज नॉट जस्ट अ कैलकुलेशन ऑफ सिंबल्स। नेचुरल नंबर और या लॉजिकल नंबर या नेचुरल नंबर कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, इट इज आल्सो थियरी। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें क्या बोलते हैं कि नेचुरल नंबर सर कोई भौतिक वस्तु नहीं है, एक तार्किक संरचना है। फ्रेगे कहते हैं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं कोई भौतिक वस्तु नहीं है, तार्किक संरचनाएं हैं, तो ये फ्रेगे का हो जाएगा। लॉजिकल एटॉमिज्म जानते हैं कि दुनिया यस छोटे छोटे हाँ परमाणुओं, तार्किक परमाणुओं से बनी है। स्ट्रासन, यस। लॉजिकल थियरी, लॉजिकल एटॉमिज्म रसेल, लॉजिकल थियरी स्ट्रासन, यूज थियरी ऑफ मीनिंग विटगेस्टीन ना। आंसर कौन सा? फर्स्ट। ठीक। सर, नेचुरल हाँ, नंबर और लॉजिकल नंबर में क्या डिफरेंट है? नेचुरल नंबर जैसे होता है 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर है ना, क्यों ना? अब नेचुरल नंबर कोई फिजिकल या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअली ये लॉजिकल लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, तार्किक संरचना है। दो क्या है? तार्किक संरचना है। यस सर। ये एक जगह हाँ कहते हैं कि हम अवधारणाओं को नंबर से डिनोट करते हैं, हाँ तो कहीं ना कहीं जो अवधारणाएं हैं उन्हीं से नंबर निकलते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये हम किसी वस्तु को नहीं नाम देते हैं, या वस्तु की हम संख्या नहीं गिनाते हैं, ये हम अवधारणाओं की संख्याएं हैं। सो 1 कहीं नहीं है, 2 कहीं नहीं है, 3 कहीं नहीं है। दीज आर ऑल लॉजिक्स। तो ये लॉजिक से ही नंबर निकल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी। यही तो समझ गए? कस्तूरी कहते एनपीटी हैं वाले में नंबर लिखा हुआ बिलोंग, है ये। कहाँ लिखा हुआ आशुतोष? एनपीटी वाली में सर, एक सेकंड में बता देता हूँ पेज नंबर। ओके, बहुत अच्छा। हाँ, देखिए कहते हैं नंबर बिलोंगिंग टू ऑल कॉन्सेप्ट दैट हैव एग्जैक्टली टू इंस्टेंस। नंबर क्या है? कॉन्सेप्ट से संबंधित रहता होता है ना। यस सर। 2 3 4। हम्म, देख लीजिएगा 2 3 4 इंग्लिश पे। में ना वैसे तो उसमें है। हाँ हाँ, इंग्लिश इंग्लिश। में है बुक। हाँ, इंग्लिश में 2 3 4 पेज नंबर है। नई बुक है जो एनपी तिवारी की, उसमें होगा, जो 2025 वाला एडिशन होगा, उसका मैं बता रहा हूँ आपको। पीडीएफ या भी है फ्रेम बुक में देखेंगे तो उसका। मिल जाएगा फ्रेम में। हाँ, तो ये फर्स्ट हो गया। आइए देखिए ये फेनोमेनोलॉजी क्या है। लॉजी में कार्डिनल कॉन्सेप्ट आर नोमैटिक एंड नोएटिक। प्रमुख संकल्पनाएं विषय परक और ज्ञान परक होती हैं। नोमैटिक एंड न्यूमैटिक, ये न्यूमैटिक एंड नोएटिक, ये हुक्सल का है ना। तो एक थ्री मिला, सोलिप्सिज्म। सोलिप्सिज्म मतलब अहम मात्रतावाद। आई एम एंड ओनली आई एग्जिस्ट, मैं हूं और केवल मेरा अस्तित्व है। ये सोलिप्सिज्म अहम मात्रवाद। इसमें जैसे बर्कले आ जाते हैं, इजिस्ट पर सीपी ना, ये अहम मात्र सोलिप्सिज्म वाले फिलोसोफर हैं। प्रैग्मेटिक्स, प्रैग्मेटिक्स व्यवहारवादी, ये वाक्क्रिया हो जाएगा। और सीमोटिक्स संकेत विज्ञान, ये थियरी ऑफ साइंस। ऐसे मिला दीजिए, आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक, सेकेंड। मैन एंड वुमेन आर इक्वल,
दोनों बराबर हैं, पुरुष और महिलाएं बराबर हैं। बोथ मैन एंड वुमेन आर इसेंशियली रेशनल क्रिएचर, पुरुष और महिलाएं दोनों ही अनिवार्यतः बौद्धिक प्राणी हैं। तो देखिए ये किसके रेफरेंस में बताना था, लाइट ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म के रेफरेंस में बताना था। दोनों सही है ना, एक्सप्लेनेशन है। मैरी वोल्टन क्रॉफ्ट इसके है ना थिंकर। आइए देखिए ये क्या है, ये है वट एवर वट टाइप ऑफ अनुमान इन द फॉलोइंग वन इन न्याय एपिस्टेमोलॉजी, न्याय दर्शन में न्याय ज्ञान मीमांसा के अनुसार किस प्रकार का अनुमान है। वट एवर इज नोएबल इज नेमेबल, जो ज्ञेय है वह विधेय है, जिसको देखिए जिसको जाना जा सकता है उसका नामकरण, वो नाम उसका नाम भी दिया जा सकता है। जो ज्ञेय है वो अविधेय है। हाँ ये हो जाएगा केवल अन्वयी, ठीक। द पॉट इज नोएबल देयरफॉर इट इज नेमेबल ना, घट ज्ञेय है इसलिए घट अविधेय है, ये केवल अन्वयी हो जाएगा। देखिए प्राचीन न्याय में 3 टाइप्स ऑफ अनुमान माने गए हैं। देखिए न्याय दर्शन में जो अनुमान है, एक तो प्रयोजन की दृष्टि से है, प्रयोजन टेलियोलॉजिकल, प्रयोजन की दृष्टि से 2 अनुमान है, 2 तरह का, एक स्वार्थानुमान जो खुद के लिए किया जाता है स्वार्थानुमान, और एक होता है परार्थानुमान, ये प्रयोजन की दृष्टि से। परार्थानुमान में 5 अवयव होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। अब आइए प्राचीन न्याय ओल्ड न्याय में अनुमान के 3 टाइप्स माने गए हैं। क्या, एक होता है पूर्ववत, एक होता है शेषवत, एक होता है सामान्यतो दृष्ट, एक होता है सामान्यतो दृष्ट ना, सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत मतलब क्या, कार्य को देखकर कारण का अनुमान, सही बता रहे हैं। नहीं नहीं सर, उल्टा हाँ हो जा रहा है क्या, शेषवत में होता उल्टा हो है जा ना। रहा है। हाँ देखिए कारण से, देखिए पूर्वत मतलब होता है ज्ञात कारण से अज्ञात कार्य का अनुमान। हाँ जैसे आकाश में बादल देखकर वर्षा का अनुमान कि अब वर्षा होगा, तो हाँ तो कारण से कार्य का अनुमान जब किया जाता है, सही बोले, कारण से कार्य का अनुमान किया जाता है तो पूर्वत हो जाता है। शेषवत इसी का उल्टा, कार्य से कारण का अनुमान जब किया जाता है, कार्य से कारण का अनुमान किया जाता है। मटमैले जल को देखकर ना ऐसा कि कहीं बारिश हुई है, तो ये सामान्य शेषवत हो जाएगा। सामान्यतो दृष्ट क्या होता है कि सामान्यतो दृष्ट कौन सा अनुमान है, इसमें कॉज इफेक्ट एक ही समय पर होते हैं। हाँ, 2 वस्तुओं को साथ साथ देखे जाने पर हम एक के न रहने पर दूसरे का अनुमान कर लेते हैं। जैसे 2 व्यक्ति अगर हमेशा साथ साथ चलते हैं, मोहन और सोहन, तो मोहन अगर दिख गया तो हम जान जाएंगे अच्छा सोहन भी है ना। ऐसे गाय को देखकर, फटे हुए खुर को देखकर उसके सींग का अनुमान। किसी भी जानवर का अगर खुर फटा हुआ है ना, ऐसे जैसे गाय का खुर फटा हुआ है तो देखेंगे उसके पास सींग जरूर रहेगी। घोड़े का खुर नहीं फटा हुआ रहेगा, खुर मतलब पैर ना, पंजा, तो उसके पास सींग नहीं है। तो ये एग्जांपल दिया जाता है, ये सामान्यतो दृष्ट। ये कौन से न्याय में, ये प्राचीन न्याय में। अब आइए नव्य न्याय में 3 तरह के, नव्य न्याय में भी अनुमान के 3 रूप हैं। कौन सा है, पहला है केवल अन्वयी, केवल अन्वयी, पहला है केवल अन्वयी, दूसरा क्या है, केवल व्यतिरेकी, दूसरा है केवल व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी, और तीसरा क्या है, अन्वय व्यतिरेकी, तीसरा है अन्वय व्यतिरेकी, यही पूछा है। तो आइए देखिए केवल व्यतिरेकी कब होता है, जिस अनुमान में व्याप्ति की स्थापना निषेधात्मक उदाहरणों से की जाए, वो केवल व्यतिरेकी होता है। केवल अन्वयी क्या होता है, पहले वो देखें। केवल अन्वयी में जब व्याप्ति की स्थापना भावात्मक पॉजिटिव एग्जाम्पल से किया जाए, जब व्याप्ति की स्थापना भावात्मक उदाहरणों से की जाए तब होता है केवल अन्वयी। जैसे जैसे यही एग्जाम्पल ले लीजिए ना, कि जो ज्ञेय है वह विधेय है, घट ज्ञेय है इसलिए घट विधेय है। पॉजिटिव एग्जाम्पल लिया जाए तो केवल अन्वयी। और केवल व्यतिरेकी क्या होता है, जिस अनुमान में व्याप्ति की स्थापना निषेधात्मक वाक्यों से की जाए, निषेधात्मक उदाहरणों से की जाए, तो उसमें केवल व्यतिरेकी होता है। तो जैसे क्या कहते हैं कि सभी आत्मरहित वस्तुएं चेतना से रहित हैं, सभी जीव चेतन हैं इसलिए सभी जीवों में आत्मा है। जब निषेधात्मक उदाहरण सिद्ध किया जाए तो केवल व्यतिरेकी हो जाता है। और अन्वय व्यतिरेकी दोनों कब होता है, जिस अनुमान में व्याप्ति की स्थापना अन्वय और व्यतिरेक
दोनों विधियों से हो तो होता है क्या हो जाता है, अन्वय व्यतिरेकी हो जाता है। फिलहाल यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एग्जाम्पल है, आप सीधे सीधे याद रखिए, पॉजिटिव एग्जाम्पल रहे तो केवल अन्वयी, और नेगेटिव एग्जाम्पल रहे, निषेधात्मक रहे तो केवल व्यतिरेकी, अगर दोनों तरह का रहे तो अन्वय व्यतिरेकी। चलिए हो गया, तो थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, योर माइंड इज द यूनिट ऑफ सब्सटेंस कंसीव्ड एज थॉट। तुम्हारा मन प्रत्यय के रूप में प्राप्त द्रव्य की इकाई है। एंड योर बॉडी इज अ यूनिट ऑफ सब्सटेंस कंसीव्ड एज एक्सटेंशन। और तुम्हारा शरीर विस्तार के रूप में प्राप्त द्रव्य की इकाई है। द्रव्य वही है, लेकिन जो हमारा मन है वो क्या है, वो थॉट है, वो विचार है, माइंड विचार है, और बॉडी एक्सटेंशन विस्तार है। तो दो एक ही द्रव्य है ना, तो ये हो जाएगा स्पिनोजा। देखिए स्पिनोजा के अकॉर्डिंग द्रव्य में, ईश्वर में बहुत सारे गुण हैं ना, द्रव्य में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स केवल दो गुणों को जान सकता है। क्यों, कौन कौन सा गुण, एक थॉट और एक एक्सटेंशन, एक विचार को और एक विस्तार को। तो यहाँ पे फिलहाल स्पिनोजा हो जाएंगे ना, एक ही द्रव्य है इसलिए स्पिनोजा। ठीक है, हाँ कुछ बता रहे थे क्या आशुतोष? नहीं सर, यही थॉट एंड एक्सटेंशन बस। हाँ ठीक, तो थॉट एंड एक्सटेंशन। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसफर्स रिड्यूस्ड परसेप्शन टू मैटर इन मोशन। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा दार्शनिक प्रत्यक्ष को गतिशील द्रव्य से निःसृत मानता है, प्रत्यक्ष को गतिशील द्रव्य से निःसृत मानता है। तो ये हो जाएंगे हॉब्स, हॉब्स हो जाएंगे। अब देखिए हॉब्स एक कौन से फिलोसोफर हैं, हॉब्स मटेरियलिस्टिक फिलोसफर हैं, भौतिकवादी दार्शनिक हैं। इनका मानना है कि ब्रह्मांड की हर चीज, चाहे वह परसेप्शन हो, अनुभूति हो, विचार हो, थॉट हो, या संवेदना सेंसेशन, सब कुछ पदार्थ की गति से समझाया जा सकता है ना, मैटर इन मोशन में समझाया जा सकता है। तो क्या बोले हम, थॉमस हॉब्स वाज अ मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर हु बिलीव्ड दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग परसेप्शन, थॉट एंड सेंसेशन कुड बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ मैटर इन मोशन। आंसर क्या होगा, हॉब्स। ठीक, मतलब ये गति को मूलभूत मानते हैं। आइए, तो हॉब्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये यही इसी की सुबह चर्चा हो रही थी क्या, सत्यता के सहभागिता सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी ऑफ ट्रूथ। तो कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी ऑफ ट्रूथ में द स्टेटमेंट कोरस्पॉन्ड टू द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स। सही कथन वास्तविक स्थिति के अनुरूप होते हैं ना, ये हो जाएगा दूसरा। अब पहले में क्या लिखा है, एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर डज नॉट, इसलिए गलत हो गया ना, यहाँ भी डू नॉट है। यहाँ फोर्थ में क्या है, द स्टेटमेंट correspond टू द ट्रूथ ऑफ देयर ओन सिमेंटिक स्ट्रक्चर। सही कथन उनकी स्वयं की अर्थ विषयक संरचना के सत्य के अनुरूप होते हैं, सिमेंटिक स्ट्रक्चर नहीं होता इसमें, एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर होता है, जो है वही कहना है। तो ये हो जाएगा दूसरा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्म के सिद्धांत का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन इन कर्म इज डॉक्ट्रिन ऑफ वैदिक रिट्स, वैदिक संस्कार का सिद्धांत, वैदिक राइट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का सिद्धांत, फैटलिज्म, फैटलिज्म क्या है, इसको हिंदी में लिखा है अदृष्टवाद। और नेक्स्ट क्या है, द डॉक्ट्रिन ऑफ मोरल कॉजेशन, नैतिक कारणता का सिद्धांत। तो कर्म का सिद्धांत क्या है, नैतिक कारणता का सिद्धांत है ना, नैतिक कारणता का सिद्धांत। आइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनात्मवाद इन बुद्धिज्म। बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में अनात्मवाद का क्या अर्थ है। तो द सोल इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, द सोल इज नॉट द बॉडी, देयर इज नो सोल आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद कोई आत्मा नहीं रहती, सोल इज एग्रीगेट ऑफ स्कंध, आत्मा स्कंधों का समुच्चय है। तो आत्मा स्कंधों का समुच्चय है, कितने स्कंध, 5, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान। रूप भौतिक होता है, बाकी के 5 क्या होते हैं, मानसिक होते हैं। रूप भौतिक है, फिजिकल है, और संज्ञा वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान ये मानसिक है। ओके,
तो आत्मा पंच स्कंधों का समुच्चय है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन लाइट्स ऑफ कांट्स मैक्सिम ऑफ मोरालिटी एंड मार्क द करेक्ट कोड। क्या बताना है? कांट के नैतिक सूत्रों के आलोक में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला क्या है? एक्ट ओनली ऑन दैट मैक्सिम विच डू कांस्ट विल टू बी अ यूनिवर्सल लॉ। उसी सूत्र के अनुसार कार्य कीजिए जिसे तत्क्षण सामान्य नियम के द्वारा के रूप में प्रस्तुत कर सकें। पहला सही है? हाँ, सही है। नेक्स्ट क्या है? so act as to treat humanity whether in thine own person or that of any other always as an end and never as means only। कह रहा है इस प्रकार आचरण कीजिए कि मानवता चाहे आप में हो अथवा किसी अन्य के व्यक्तित्व में सदैव साध्य के रूप में सम्मानित हो, साधन के रूप में नहीं। थर्ड है act as to be members of kingdom of ends। इस प्रकार आचरण कीजिए साध्यों के साम्राज्य की सदस्यता ग्रहण कर सकें। तो यहाँ पे क्या, हिंदी में भी देख लीजिए, तीनों हो जाएगा ना? तीनों सही है। चलिए, मैगजीम्स कितने देते हैं? कितने मैगजीम्स हैं? यानी सूत्र ही याद है? 5 देते हैं। हाँ, 5 देते हैं। देखिए, अगर किसी के पास बुक हो सभाजीत मिश्र कांट का दर्शन ना, तो पेज नंबर 202 पे लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के एमपी सेट में क्वेश्चन पूछा था कि इसके कितने सूत्र हैं? तो 3 4 5, 3 अक्सर देता है लेकिन 5 होते हैं, तो पांचों चाहे तो लिख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ना, 5 का होता है। पहला है फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ। तो जो पहला लिखा है यही यूनिवर्सल लॉ है, फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल लॉ। इसको बोलते हैं सार्वभौमिक आदेश का सूत्र। दूसरा क्या है? प्रकृति आदेश का सूत्र, फार्मूला ऑफ द लॉ नेचर। फार्मूला ऑफ द लॉ नेचर, इसको बोलते हैं प्रकृति आदेश का सूत्र। तीसरा है स्वयं साध्य का सूत्र, फार्मूला ऑफ एंड इन इटसेल्फ। फार्मूला ऑफ एंड इन सेल्फ, एंड इन सेल्फ। और फोर्थ फार्मूला ऑफ ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता का सूत्र, फार्मूला ऑफ ऑटोनॉमी। और पांचवा देते हैं फार्मूला ऑफ द किंगडम ऑफ एंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यानी साधियों के राज्य का सूत्र, किंगडम ऑफ एंड्स। फार्मूला ऑफ किंगडम ऑफ द किंगडम ऑफ एंड्स। तो 5 आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे की हिंदी? तीसरे की हिंदी, तीसरे की हिंदी है, पहला है सार्वभौमिक आदेश का सूत्र, दूसरा है प्रकृति आदेश का सूत्र, थर्ड है स्वयं साध्य का सूत्र। स्वयं साध्य का सूत्र, हाँ और से फोर्थ वाला क्या बोले? ये रहा इंग्लिश। क्या फोर्थ वाला क्या बोले? फोर्थ वाला बोले हैं फार्मूला ऑफ द ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता का सूत्र। ओके, सर ये सब पांचों कांट का सूत्र है ना? ये कांट के निरपेक्ष आदेश के सूत्र हैं, मैगजीम्स हैं। अगर पूछे कि कांट की पूर्व नैतिकता की पूर्व मान्यताएं कितनी हैं, तो 3 हैं। पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी 3 हैं। तो कौन कौन से 3 हैं? किसी को याद है क्या? इमोर्टल क्या है? आत्मा की अमरता, इमोर्टलिटी ऑफ द सोल। दूसरा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर का अस्तित्व। और तीसरा क्या है? सर फ्री विल। हाँ, फ्री विल, संकल्प की स्वतंत्रता। बिल्कुल, गुड, फ्री विल। सर आत्मा इसका की अमर क्वेश्चन कैसा आएगा बोले आप अभी? ऐसा आएगा कि कांट के दर्शन में नैतिकता की पूर्व मान्यताएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है आत्मा की अमरता, इमोर्टलिटी ऑफ द सोल। दूसरा है ईश्वर का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर का अस्तित्व। और तीसरा है संकल्प की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल। ये नैतिकता की पूर्व मान्यताएं हैं।
यस, आगे पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी है ना। आइए, विच नहीं समझ आया तो फिर से पूछ लीजिएगा ना, अभी या बाद में। नहीं समझ में आ गया। ओके ओके। Which one of the following theories regard moral judgment as experience of the subject's approvals and disapproval? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कौन सा नैतिक सिद्धांत नैतिक निर्णय को विषय के अनुमोदन और निरनुमोदन की अभिव्यक्ति के रूप में मानता है? तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, हम लोगों ने देखा है कि जो एथिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं, एथिक्स का एक कॉग्निटिव एक इकॉग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक असंज्ञानात्मक, तो दो पार्ट ना, दो पार्ट में संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव और असंज्ञानात्मक। तो असंज्ञानात्मक में दो पार्ट हो जाता है, एक इमोटिविज्म यानी संवेगवाद, एक परामर्शवाद। तो ये तो असंज्ञानवाद हो गया, परामर्शवाद वही हेयर का। संज्ञानवाद में दो पार्ट होते हैं, एक प्रकृतिवाद एक निरप्रकृतिवाद, एक प्रकृतिवाद और एक निरप्रकृतिवाद। ठीक है, सर इंग्लिश में भी बोलिए ना। इंग्लिश में भी बोलें? ओके, प्रकृतिवाद को इंग्लिश में क्या बोल लेंगे? नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म। चलिए बताते हैं लिखते चलिए। हाँ बताइए हाँ देखिए, ये पहला नेचुरलिज्म हो जाएगा, एक दूसरा वाला होगा नॉन नेचुरलिज्म ना। हाँ देखिए, ये फिर से इंग्लिश में शुरू सुन लीजिए। इसको बोलते हैं कॉग्निटिविज्म, कॉग्निटिव थ्योरी, इसको बोलते हैं नॉन कॉग्निटिव थ्योरी। ये प्रकृतिवाद को बोलते हैं नेचुरलिज्म और निरप्रकृतिवाद को बोलते हैं नॉन नेचुरलिज्म। अब प्रकृतिवाद के तीन पार्ट हैं, प्रकृतिवाद के तीन पार्ट हैं, फिर से ना ऐसे करिए 1 2 3। पहला पार्ट क्या है? पहले को बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठतावादी सिद्धांत, सब्जेक्टिव थियरी, व्यक्तिनिष्ठतावादी सिद्धांत। तो यही ये पूछा है, सब्जेक्टिविज्म थियरी लिखिए, सब्जेक्टिविज्म थियरी। ओके, इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं, नहीं इसके भी दो पार्ट भी कराएंगे, एक सेकंड। पहला है सब्जेक्टिविज्म थियरी और दूसरा है वस्तुनिष्ठतावादी यानी ऑब्जेक्टिविज्म थियरी, और तीसरा है नव्य प्रकृतिवादी सिद्धांत, नियो नेचुरलिज्म। इतना हो गया। सर इसका हिंदी क्या बताया? नव्य प्रकृतिवादी परामर्श की इंग्लिश बताइए जरा। प्रिस्क्रिप्टिविज्म, ये इमोटिविज्म, प्रिस्क्रिप्टिविज्म। परामर्शवाद में हेयर आते हैं, प्रिस्क्रिप्टिविज्म PRESCI ऐसे करते हैं। अब आइए, तो व्यक्तिनिष्ठतावादी सिद्धांत में भी दो पार्ट हो जाता है ना, इसमें भी दो पार्ट हो जाता है। एक होता है व्यक्तिपरक सिद्धांत, सब्जेक्टिव थियरी, एक होता है कम्युनल थियरी, सब्जेक्टिव थियरी। एक होता है कम्युनल थियरी, सब्जेक्टिव थियरी, और एक होता है कम्युनल थियरी। अब आइए, कम्युनल थियरी में आते हैं ह्यूम, और सब्जेक्टिव थियरी में वेस्टरमार्क एंड रसल। चलिए इसमें क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं। बाकी तो कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत नैतिक निर्णय के विषय के अनुमोदन और निरनुमोदन की अभिव्यक्ति के रूप में मानते हैं। तो देखिए, नैतिक निर्णय वस्तुनिष्ठ नहीं होते, क्योंकि ये निर्णय वस्तुओं अथवा कर्मों के विषय में कुछ न कहकर, देखिए क्या कह रहा है, एथिकल सब्जेक्टिविज्म में कह रहे हैं कि नैतिक निर्णय वस्तुओं या कर्मों के विषय में कुछ नहीं कहकर व्यक्ति, देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिविज्म, व्यक्ति या समुदाय की मनोदशाओं का वर्णन करते हैं। व्यक्ति या इंडिविजुअल या कम्युनिटी की मनोदशाओं का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है?
कि अनुमोदन और निरनुमोदन के अभिव्यक्ति के रूप में ना, अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। तो आंसर क्या है? नैतिक विषयनिष्ठवाद। आप चाहें तो किसी के पास अगर किताब है, वेद प्रकाश वर्मा अधिनीति शास्त्र के मुख्य सिद्धांत, पेज नंबर 18 पे है। ये चार्ट नहीं है, बाकी थियरी है, ठीक है। सर वो जो हाँ, नॉन कॉग्निटिज्म का वो जो भाग बताए हैं ना, वो मुझे हैंडराइटिंग नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बता दीजिए ना। ये असंज्ञानवाद, इसके दो पार्ट हैं, एक संवेगवाद और एक सर इसको परामर्शवाद। बस इंग्लिश में क्या कहेंगे, असंज्ञानवाद और संज्ञानवाद को? संज्ञानवाद को कॉग्निटिव थियरी और असंज्ञानवाद को नॉन कॉग्निटिव थियरी। ओके। ओके सर। और सर इसका जो भाग है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? इसका जो भाग है उसको बोलेंगे संवेगवाद को इमोटिविज्म और परामर्शवाद को प्रिस्क्रिप्टिविज्म। चलिए, पेज नंबर सर कितना बताया? 18 पे है। ये जो सब इसकी डिफिनीशन है एथिकल सब्जेक्टिविज्म की, 18 पे। सर ग्रुप में भेजें, जो मैम ने एक बार पढ़ाया था वो। हाँ, ये अंजलि मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया था ना, पूरा एथिक्स। जी तो जी। जो लोग पढ़े हैं वो बहुत भाग्यशाली रहे हैं उस समय। तो अभी अंजलि मैम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आइए, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसको देख लीजिएगा। कुलदीप बताना चाहें तो बता भी दीजिए ना। नहीं सर, अभी रिवीजन उतना है नहीं, तो उतना वो अच्छा, ठीक। क्लियर नहीं है। ठीक है। आइए, किताब ये मिलाते हैं। कांट का क्या है? द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, ये बुक है। इविंग इविंग की कौन सी बुक है? सेकंड थॉट्स इन मोरल फिलॉसफी। रास की कौन सी किताब है? रास का फाउंडेशन ऑफ एथिक्स। और स्टीवेंसन लॉजिक लैंग्वेज एंड एथिक्स, स्टीवेंसन का लैंग्वेज एंड एथिक्स। चलिए, एक दिन हम लोग बात कर रहे थे कि स्टीवेंसन, कॉर्नेप, एयर, पॉल एडवर्ड, ये चारों के चारों क्या है? संवेगवादी यानी इमोटिविज्म है, इमोटिविस्ट हैं। तो सब की किताब मिल गई थी। उस दिन हम लोगों को याद नहीं आया था कि कॉर्नेप की किताब कौन सी है। तो कॉर्नेप की किताब कौन सी है? फिलॉसफी एंड लॉजिकल सिंटैक्स है। उस दिन बाकी सब की बात किए थे, इनका नहीं याद आया था, फिलॉसफी एंड लॉजिकल सिंटैक्स। चलिए, फिलहाल ये आप बुक है, तो ठीक है, दूसरा आंसर है। सर हाँ, इमोटिविस्ट फिलोसोफर को और एक बार बोल दीजिए। पहला है एयर लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक इनकी किताब है। द फाउंडेशन ऑफ इंपिरिकल नॉलेज, दो किताब इनकी है। एयर हो गया। हाँ, आप बोल के चलो, हम रिकॉर्ड हाँ, सीएल स्टीवेंसन का है एथिक्स एंड लैंग्वेज, फैक्ट एंड वैल्यूज, दो किताबें हैं सीएल स्टीवेंसन की, दोनों पूछी गई हैं। क्या? एथिक्स एंड लैंग्वेज अभी अभी जो दिख रही है, और एक है फैक्ट एंड वैल्यूज। ओके। यस। हाँ, और एक और अभी हम लोगों ने देखा कि कॉर्नेप की बुक क्या है? लैंग्वेज एंड लॉजिकल सिंटैक्स। हाँ, फिलॉसफी एंड लॉजिकल सिंटैक्स, फिलॉसफी एंड लॉजिकल सिंटैक्स, ये इनकी बुक है ना। यस। हाँ, और अब आए पॉल एडवर्ड की कौन सी किताब है? ये भी पूछा था कहीं पे। सिलिक की है एक किताब है प्रॉब्लम ऑफ एथिक्स, वो तो सिलिक की है। पॉल एडवर्ड की है द लॉजिक ऑफ मोरल डिस्कोर्स, ये चारों इमोटिविस्ट हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑटोनॉमी इज द बेसिस ऑफ डिग्निटी ऑफ ह्यूमन एंड एवरी रेशनल बीइंग। क्या कह रहे हैं? ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता ना, मानव और प्रत्येक बौद्धिक प्राणी की गरिमा का आधार स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है। तो अभी हम लोगों ने इसकी बात की थी ना, कांट की। कांट अपना का जो 5 सूत्र लिखे थे, उसमें एक लिखे थे स्वतंत्रता का सूत्र, स्वायत्तता ना, फार्मूला ऑफ ऑटोनॉमी। तो प्रत्येक व्यक्ति स्वायत्त है, तभी हम उससे उम्मीद कर सकते हैं एथिकल होने की ना, मतलब तभी तो हम मतलब पहले से पूर्व निर्धारित कुछ नहीं है, स्वतंत्रता है कर्म करने की। चलिए, कांट हो जाएंगे। आइए, ये क्या है? कौन सा दंड के निरोधात्मक सिद्धांत के उद्देश्य के संबंध में सत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरेंट थियरी ऑफ पनिशमेंट।
डिटरेंट थियरी ऑफ पनिशमेंट का क्या हो जाएगा? देखिए, टू प्रिवेंट द ऑफेंडर फ्रॉम रिपीटिंग क्राइम एंड अदर्स आल्सो फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। अपराधी को अपराध करने से और दूसरों को भी अपराध करने से रोकना, यही होगा ना? यस। हाँ, ये डिटरेंट थियरी ऑफ पनिशमेंट। बाकी के 3 आप जानते हैं। अच्छा, डिटरेंट थियरी को कौन कौन मानते हैं? बेंथम, बोसांके। अभी 2019 में ये क्वेश्चन आएगा तो वहां प्रश्न आया हुआ है, कौन कौन मानते हैं, तो वहां बात कर लेंगे। चलिए, छोड़ देते हैं सर फिलहाल। उसको देखे इंग्लिश में, हाँ, इंग्लिश में ये रहा। रुकिए। और दूसरा क्या है? टू रिस्टोर मोरल ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट बाय द क्राइम एंड स्ट्रेंथन सोशल सॉलिडेरिटी। अपराध के द्वारा गड़बड़ हो गए नैतिक व्यवस्था के पुनर्स्थापन और सामाजिक एकजुटता को सुदृढ़ करना। टू अलाउ द ऑफेंडर टू रिपीट क्राइम, अलाउ फिर से अपराध करने के लिए प्रेरित करना, नहीं, गलत बात है। बाकी सब सर गलत है, छोड़िए। हाँ, फास्ट में तो दिया है ना, अदर्स आल्सो फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। यस, तो क्या प्रॉब्लम है? कैसे सही हुआ? डिटरेंट में अदर्स को भी लेते हैं। प्रिवेंटिव जो होता है, प्रिवेंटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट, वो स्पेशल उसी व्यक्ति को लेते हैं जिसने क्राइम किया है, कि वो व्यक्ति फिर से क्राइम ना करे। तो प्रिवेंटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट दोनों सेम होती है, पर थोड़ा सा अंतर होता है, वो है ना? हाँ 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 समझ गए? हाँ सर। आइए, ये क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द व्यू दैट मोरालिटी कंसिस्ट इन ओबीडियंस टू द लॉ ऑफ स्टेट। नैतिकता राज्य के कानून के आज्ञा पालन में है। ये तो सिंपल सा है ना, होप्स, मतलब रट गया होगा। क्यों? आइए, ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया कहां से? सर आपने बोले थे क्यों फिर चले गए आगे? क्यों नहीं नहीं, हाफ, अरे रट लो बस, ये सोशल पॉलिटिकल का है ना। ये कहते हैं कि राज्य ही सब, राज्य नैतिकता क्या है? मतलब राज्य के जो कानून है, जो स्टेट ने लॉ बनाया है, उसको फॉलो करना ही नैतिकता है। ये राज्य को सब कुछ सर्वे सर्वा ऑल इन ऑल मानते हैं। ठीक है। हाँ, ये देखिए, द आइडियल सेल्फ इज द सोर्स ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन। क्या है? ये है कि आदर्श आत्मा नैतिक उत्तरदायित्व का स्रोत है। ये पूर्णतावादी हैं, टीएच ग्रीन ना। आदर्श आत्मा नैतिक, क्या बोलते हैं? परफेक्टनिस्ट, ग्रीन, ब्रिडले और कौन, हीगल, ये हैं, ये पूर्णतावादी फिलोसफर कहे जाते हैं। कांट का क्या हो जाएगा? व्यवहारिक बुद्धि। प्रैक्टिकल रीजन इज द ट्रू सोर्स ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन। व्यवहारिक बुद्धि नैतिक उत्तरदायित्व का स्रोत है, व्यवहारिक बुद्धि। अब मार्टिन्यू का क्या है? ईश्वर नैतिक उत्तरदायित्व का स्रोत है, गॉड इज द सोर्स ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन। और जेएस मिल का है, सभी नैतिकता का चरम स्रोत उत्तरदायित्व का आधार दुख है, जो कर्तव्य उल्लंघन का अनुवर्ती है। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल मोरालिटी एंड ग्राउंड ऑफ ऑब्लिगेशन इज द पेन अटेंडेंट ऑन द वायलेशन ऑफ ड्यूटी। ये हिंदी में भी देख लीजिए, फिर इस पे बात करते हैं। सर हेगल, ब्रैडले और ग्रीन को आपने क्या बताया, कैसे टाइप के फिलोसोफर्स हैं? परफेक्शनिस्ट। हाँ, पूर्णतावादी, एथिक्स में पूर्ण, ठीक है। सर एथिक्स को इंग्लिश में एक अच्छा सा बुक बोलिए तो नेम। एथिक्स में एक अच्छा सा बुक बोले? जो हमको समझ में आए हैं अच्छे से हाँ, नहीं, जो आपको, नहीं। एक बुक है, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जे.एन. सिन्हा की अ मैनुअल ऑफ एथिक्स। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप इसको देख सकते हैं ना। ठीक है। हाँ, जे.एन. सिन्हा। यस सर। आइए, तो अब देखिए यहाँ पे मार्टिन्यो से आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है, 4-5 बार आया है, जितना आया है सब आज लिख लेते हैं ना। मार्टिन्यो का क्या क्या आया है? एक आया है, संकल्प स्वतंत्र सत्य है या नैतिक निर्णय भ्रम। आइदर फ्रीडम ऑफ विल इज फैक्ट और मोरल जजमेंट इज अ डिल्यूजन। एक तो ये है मार्टिन्यो का, ठीक, 2017-16 कई बार आया है। मार्टिन्यो का एक आया है कि नैतिक श्रेणीकरण, एथिकल ग्रेडेशन,
पूछा है 2013 में कि एथिकल ग्रेडेशन की बात कौन करते हैं, तो मार्टिन्यू करते हैं। एथिकल ग्रेडेशन नैतिक श्रेणीकरण, दो हो गया ना, नैतिक श्रेणीकरण। सर पहला वाला हाँ, क्या बताए? संकल्प स्वातंत्र सत्य है या नैतिक निर्णय भ्रम? संकल्प स्वातंत्र सत्य है या नैतिक निर्णय भ्रम? हु सेड दिस? मार्टिन्यू। ओके। यस यस सर। एक आया है 2015 में कि प्रत्येक अपने लिए से प्रत्येक अन्य के लिए कोई मार्ग नहीं है। ईच वन फॉर हिमसेल्फ टू ईच वन फॉर अदर्स, नो रोड। प्रत्येक अपने लिए से प्रत्येक अन्य के लिए कोई मार्ग नहीं है। लिख दें क्या? नहीं, हाँ इंग्लिश में बोल दीजिए। इंग्लिश है ईच वन फॉर हिमसेल्फ टू ईच वन फॉर अदर्स। ये आप देखना चाहें तो कहां पे आया है? दिसंबर 2015 है, पेपर 3, क्वेश्चन नंबर 74, जाके देख लीजिएगा। सर हाँ, उसको जो बोल रहे हैं। आप हमेशा रेफरेंस बहुत अच्छी तरह से देते हैं ना। हाँ, वही तो। बोल अब दीजिए सर, एक, प्लेगरिज्म नहीं होगा। हाँ, प्लेजरिज्म नहीं होगा, वही तो। ऐसे आता तो हमारा भी रह जाएगा, तो हम भी हमारे टीचर को ऐसे ही बोल देंगे। जब देख लीजिए सर। एक है एक है अंतः प्रज्ञावाद, मैच करने को आया था 2016 में। अंतः प्रज्ञावाद किसका है? तो वहां पे आया हुआ मार्टिन्यू से मिलाया हुआ है। ये भी आप इंट्यूशनिज्म इंग्लिश में बोलते हैं। ये कब है? जून 2016, पेपर कौन सा है? 3, क्वेश्चन नंबर 35। मतलब ये आप जाके देख सकते हैं, ये इतने क्वेश्चन मार्टिन्यू से अभी तक आए हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप एक साथ याद कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, रट लेते हैं। हाँ, ठीक। यस चलिए तो आगे बढ़ेगा। यस। 15 मिनट से जल्दी खत्म करिए। ओह, 15 मिनट्स, यस यस। अब अच्छा, कितना हाँ, ये क्वेश्चन बचा है सर? ज्यादा नहीं, जल्दी हो जाएगा, इधर का सिंपल है। आइए देखते हैं। व्यावहारिक बुद्धि, देखिए किसका विचार है कि नैतिक नियमों के ज्ञान व्यावहारिक बुद्धि के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं? तो जल्दी बोलिए तो। करंट हो जाएंगे ना, प्रैक्टिकल रीजन अभी भी तो आया था ऊपर। हाँ, प्रैक्टिकल रीजन, यस, गुड। आइए, इफ वी टेक केयर ऑफ मीन्स, यदि हम साधन का ध्यान रखें, वी वर बाउंड एंड, तो हम निश्चित रूप से साध्य पर पहुंचेंगे। ठीक है, मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, साधन साध्य का औचित्य सिद्ध करता है। दोनों सही है ना? हाँ, चला। और करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन गांधी के लिए ना, गांधी के रेफरेंस में यहाँ लिखा नहीं है, हाँ लिखा है। यदि हम साधन का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से साध्य पर पहुंचेंगे। साधन साध्य का औचित्य सिद्ध करता है। आइए, ये क्या है? राइटिंग्स है। कौन सी राइटिंग्स है? चलिए मिला देते हैं। सीक्रेट ऑफ द सेल्फ, सीक्रेट ऑफ द सेल्फ इकबाल। हमने चर्चा किया था। एनालिसिस ऑफ द सेल्फ किसका है? वो कृष्णमूर्ति का है। एनालिसिस ऑफ द सेल्फ कृष्णमूर्ति का है। द फ्लाइट ऑफ द ईगल कृष्णमूर्ति। क्राइसिस इन सर सिविलाइजेशन टैगोर। यस यस यस। सर आप स्पीड मत जाइए। हाँ, नहीं, बोर्ड भी तो दिखा रहे हैं ना। ओके 12 ओके ओके। मिनट बचा है सर। हाँ, हाँ, स्पीड बढ़ाएंगे तभी क्या होगा। बोले थे? जय कृष्ण मूर्ति का आप स्पीड में बोलेंगे तो हम कैसे एनालिसिस ऑफ लिखेंगे? द सेल्फ, बोल दीजिए एनालिसिस सर, ऑफ द सेल्फ। दूसरे के हाँ लिए कस्तूरी बोलती है कि रिकॉर्डिंग देख लेना, हाँ हाँ। और खुद बोल रही हैं कि हम कैसे लिखेंगे। हाँ, तो लिख स्पीड ली, में बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे? नो प्रॉब्लम। हाँ, हो गया। 2x में लिखेंगे क्या? लिख पाओगे आप? नहीं। हाँ, यही लिख लीजिए। स्लो भी तो होता है। हाँ हाँ, उसमें 0.5 भी हो जाएगा। आइए, ये क्वेश्चन नंबर ये आंसर सेकंड हो जाएगा। अब आइए, एनालिसिस ऑफ द सेल्फ, सीक्रेट ऑफ द सेल्फ, एनालिसिस करके और भी किताबें रसेल की है, वो अभी बताएंगे कल ना। रसेल की 2-3 किताब है एनालिसिस करके, तो आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्राइसिस आया है ना, तो क्राइसिस से जानते हैं, क्राइसिस से एक क्राइसिस ऑफ यूरोपियन साइंसेज एक किताब पूछी गई है। ये किसकी है? क्राइसिस ऑफ यूरोपियन साइंसेज, ये है हुर्सल की, हुर्सल की। ओके, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएट अटेंसेंडेंट कॉज ऑफ सफरिंग, दुख का तात्कालिक पूर्ववर्ती कारण कौन सा है? तो दुख का तात्कालिक, देखिए दुख का कारण पूछे तो अविद्या जानते हैं, तात्कालिक इमीडिएट अटेंसेंडेंट पूछे तो जाति। दुख का तात्कालिक कारण जाति है, क्योंकि अविद्या अस्मित नहीं, क्या है, अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप सड़ाते हैं स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव जाति जरा मरण, जरा मरण की जस्ट पहले जाति है ना, इसीलिए। आइए, तो ये जाति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुख का इमीडिएट अटेंसेंडेंट क्या है? जाति है, यही है ना? द्वादश निदान Antecedent वाला। है ना, हाँ, अविद्या क्यों नहीं हुआ? अविद्या रूट कॉज है, अटेंसेंडेंट कॉज नहीं है। ओके, अच्छा, हाँ, अब आगे देखते हैं। ये क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसफर्स होल्ड देयर कुड बी नो सिंगल अनचेंजिंग सेट ऑफ perennial and ultimate human rights as the human nature change constantly। कह रहे हैं कि चिर स्थायी और अंतिम मानव अधिकारों का कोई भी एक अपरिवर्तनशील सेट नहीं हो सकता, क्योंकि मानव स्वभाव में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कह रहे हैं ऐसा कोई भी नियम परमानेंटली नहीं हो सकता कि जो मतलब हमेशा के लिए हो जाए, न चिरकाल के लिए हो जाए। तो रूसो कहते हैं हाँ कि मानव स्वभाव निरंतर परिवर्तनशील है, तो इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता। आइए, ये क्या है? ये कार्ल पॉपर आ गए। कार्ल पॉपर, चलिए कार्ल पॉपर को देखते हैं ना। पहला क्या है? देयर इज नो रेशनल जस्टिफिएबल मेथड ऑफ इंडक्शन। आगमन कोई बौद्धिक रूप से तर्कसंगत पद्धति नहीं है। किसी के रेफरेंस में देखना है, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन के रेफरेंस में देखना है, आगमन की समस्या के रूप में देखना है। तो कह रहे हैं आगमन की कोई बौद्धिक रूप से तर्कसंगत पद्धति नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? आगमन की कोई विश्वसनीय पद्धति नहीं है, देयर इज नो रिलायबल मेथड ऑफ इंडक्शन, ये भी सही है। तीसरा क्या है? देयर इज अ रिलायबल मेथड ऑफ इंडक्शन, ये दूसरे का अपोजिट है, तीसरा हटा दीजिए। तो देखिए कार्ल पॉपर एक सिद्धांत देते हैं, थियरी देते हैं, थियरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, मिथ्यापनीयता का सिद्धांत। उसमें वो बताते हैं कि आगमन, जिस तरह से ह्यूम ने आगमन की समस्या पर क्वेश्चन मार्क लगाया, आगमन ना कि ये ठीक नहीं, मतलब ये परमानेंटली सही नहीं हो सकता, उसी तरह ये भी कहते हैं कि जो इंडक्शन है वो जो साइंस के का बेस है आगमन, वो सही नहीं है, क्योंकि साइंस ये देखता है कि जहां जहां सत्य हो उसको हमको मानना है। कहते हैं कि देखना क्या चाहिए? मिथ्यापनीयता, मतलब फॉल्स देखना चाहिए हमें ना। तो ये मिथ्यापनीयता का सिद्धांत देते हैं। तो आप जानते रहिए कि मिथ्यापनीयता, थियरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन किसका है? कार्ल पॉपर का है। पॉपर। और थियरी ऑफ वेरिफिकेशन, सत्यापनीयता का सिद्धांत एयर ने दिया था। इतना हो गया। यस। अब आइए, एक लोग और हैं, ये तो मिथ्या है, ये तो सत्यापन का सिद्धांत इनका हो गया, एयर का। एक देते हैं मरणोत्तर सत्यापन का सिद्धांत, मरने के बाद सत्यापन करना है, मरणोत्तर सत्यापन का सिद्धांत। ये कौन देते हैं? ये फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, धर्म दर्शन में आएगा। तो ये देते हैं जॉन हिक, मरणोत्तर सत्यापन का सिद्धांत। हाँ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश बोलते हैं द थियरी ऑफ एस्केटोलॉजिकल वेरिफिकेशन। स्केटोलॉजिकल की स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, ESCHATOLOGICAL, स्केटोलॉजिकल, द थियरी ऑफ स्केटोलॉजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है। यस सर, ये मरणोपरांत काल में जॉन के बाद क्या लिखा हुआ है आपने? ये चेल्सी के हिक इनका नाम है। ये सिद्धांत देते हैं ना, ये जानते रहिए कि ये किसका है ना। जी सर। हाँ, अब कितना समय बचा है? मरणोत्तर इसमें क्या होता है, देखिए समय के बेईमानी नहीं अनुसार करनी और जल्दी चल रहे हाँ, हैं ना सर। नहीं, समय के अनुसार बेईमानी नहीं उचित है। और इसको बात कर लेते हैं कि क्या है। पता चला कि मरने के बाद सत्यापन कौन करे ना। तो देखिए देखिए, एक है एंटोनी फ्लू। एंटोनी फ्लू कहते हैं कि धार्मिक कथन तथ्यात्मक दृष्टि से निरर्थक होते हैं ना, नॉनसेंस होते हैं, रिलीजियस स्टेटमेंट नॉनसेंस होते हैं। उनके अनुसार एंटोनी फ्लू कहते हैं कि सार्थक कथन वे हैं जिनका मिथ्यापन, जिनका फल्सिफिकेशन संभव नहीं है ना। तो धार्मिक कथनों का किसी भी परिस्थिति में
सत्यापन संभव नहीं है ना, इसीलिए धार्मिक कथन तथ्यात्मक दृष्टि से निरर्थक है। अब एंटोनी फ्लू के इस बात को जॉन हिक काउंटर करते हैं। जॉन हिक कहते हैं कि ठीक है, मान लेते हैं कि धार्मिक कथनों का की मिथ्यापनीयता सिद्ध नहीं की जा सकती, मतलब धार्मिक कथन की फॉल्सिबिलिटी प्रूफ नहीं की जा सकती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इसका सत्यापन भी नहीं किया जा सकता। मरने के बाद इसका सत्यापन किया जा सकता है कि ईश्वर है कि नहीं। यस सर। ये तो ये ऐसे बात ही हो गया कि किसी ने बीरबल से पूछा कि आपके सर में कितने बाल हैं, उन्होंने कहा कि 1.5 लाख। बोलते हैं कैसे पता? वो बोलते हैं गिन लीजिए आप। वैसे ही हो गया कि हाँ भाई ये सत्य कीजिए मरने के बाद। वही ये भी कहते हैं कि हम सामान्य अनुभव से इसका सत्यापन नहीं कर सकते, मरने के बाद सत्यापन कर सकते हैं। अगर आप इसका रेफरेंस देखना चाहें, पेज नंबर 351 351 प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे साहब धर्म दर्शन की किताब है, देख सकते हैं। चलिए आगे सर ना। ऋषिकांत पांडे सर। हाँ कौन सा पेज नंबर बोले हैं सर? 351। चलिए, सर ये कौन सा यूनिवर्सिटी का है? अरे हमारे गुरुजी हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हाँ हाँ मैं अभी देखी, हमारे सेमिनार में आए थे ना सर, इसीलिए पूछ। नहीं, लास्ट टाइम पे जब हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे तो फिलोसफी वर्च्यू पर भी सर आए थे ना, चीफ गेस्ट के रूप में। इसका हाँ आंसर क्या था? इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड, तीसरा, क्योंकि दूसरा तीसरा अपने आप में गलत है। अगर कुछ और मतलब दिक्कत होगी तो फिर हम लोग बात करेंगे ना, बताइएगा। चल, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। आगमन की बौद्धिक रूप से तर्कसंगत पद्धति नहीं है, ठीक है, आगमन की कोई विश्वसनीय पद्धति नहीं है। 1 और 2 बोर्ड नहीं चल रहा, वेट। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं ना। देखिए, मध्य वेदांत में स्वतंत्र का क्या अर्थ है, क्या होगा? द मीनिंग ऑफ स्वतंत्र इन मध्य वेदांत। तो स्वतंत्रता का मतलब जीव अपनी सत्ता, ज्ञान और प्रवृत्ति के लिए ईश्वर पर निर्भर है। द जीव इज डिपेंडेंट इन रिस्पेक्ट फॉर इट्स सत्ता, एग्जिस्टेंस, ज्ञान, नॉलेज एंड प्रवृत्ति, एक्शन। तीनों के लिए वो ईश्वर पर निर्भर है, इसी को बोलते हैं, इसी बात को स्वतंत्रता कहते हैं ना। क्या हो जाएगा सेकेंड? ठीक, आइए। सर देखिए देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन दिखाया था। ये स्वतंत्रता मीन्स इन मध्य वेदांत। यस, ठीक है। ठीक। ये आगे आ गया लॉजिक। इफ ई एंड जी आर ट्रू स्टेटमेंट एंड एम एंड आर फॉल्स स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो कौन सा फॉल्स होगा? ये सबसे हो जाएगा, फोर्थ आंसर है। कोई ऐसा है जिससे ना हो पाए? कैसे आपने बोले थे? ऐसे हमने बोला था कि ई एफ जी को हमने क्या करना है, ट्रू रख देना है, ट्रू रिप्लेस करना है। एम एन को क्या कर देना है, फॉल्स रिप्लेस कर देना है। सॉल्व कर लेना है, तो बोला है कि किसमें असत्य आए, तो इसमें आई थिंक इसमें शायद ट्रू आएगा, इसमें ट्रू आएगा, इसमें ट्रू आएगा, इसमें फॉल्स आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ जी सर। सॉल्व, हाँ सॉल्व कर लीजिएगा। मान लीजिए कोई बहुत दिन बाद वीडियो देख रहे हो ना, और उनको पता चले कि हमको आता ही नहीं, तो वो लोग कमेंट कर देंगे बॉक्स, या तो फिलोसफी वर्च्यू टेलीग्राम पे ज्वाइन करके लाइव क्लास करके पूछ लेंगे, तो उनके लिए भी है। आइए, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है क्या, क्वांटिफिकेशन का। तो क्वांटिफिकेशन अभी सर पढ़ाने वाले भी हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। क्या है? फ्रॉम एनी टू सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस of a propositional function we may validly infer the existential quantification of that propositional function। तो ये जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनको भी बता दें, या फिर वेट करेंगे जब सर पढ़ाएंगे? इसका दूसरा है। सर आप पहले क्वेश्चन नहीं बोल के आंसर कैसे बता देते हैं? एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। हाँ वही तो, ऐसे बता देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है,
क्वेश्चन दिखा बताएं? है इंग्लिश में। हाँ सर को योगज ज्ञान है। हाँ कुछ तो। हम्म, हम्म, भानु देख सर लीजिए। थोड़ी बहुत बुद्धि इधर दे दीजिए, 10% दे दीजिए बस। हो गया, देख लिए? बता दीजिए ना सर, क्या देखे हम। हाँ, ये क्वांटिफिकेशन जो है, ये भी सर की बुक में दिया हुआ है, आदरणीय गुरुदेव अविनाश तिवारी सर की बुक, पेज नंबर 145, 146, 147 पर ना। तो ये 4 सिद्धांत हैं ना, ये 4 फार्मूला है, ये आपको जानना है। तो यहाँ पे है एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। ये बताएं या फिर सर जब पढ़ाएंगे सर तब आप जान लेंगे? चलिए चलिए सर आगे चलिए, रुक जाए वहाँ पे। तो जान लीजिएगा वहां से ना, नहीं तो बताइएगा एक दिन क्विक्स का बताएंगे, फिर ये आएगा फिर क्वेश्चन 2019 में, तो बताएंगे हाँ कैसे होता है। आइए, ऑल मेन आर मोर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये सत्य है। एक क्या है? ट्रू है। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन सम मेन आर नॉट ट्रू, यानी ओ की वैल्यू क्या है? अगर एक है फॉल्स तो ओ क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स लगा दीजिए ना, ए सत्य है तो ओ फॉल्स हो जाएगा, यही लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा क्यों हुआ है। हुआ ना सर, आइए, ये और वो कॉन्ट्राडिक्टोरी है ना इसलिए। यस यस यस, यही लैपटॉप को प्रत्यक्ष इज। क्या राहुल भैया? चार्ज लगा लेते, लैपटॉप जवाब देने वाला है। ओहो, ये तो कोई देखा ही नहीं। मतलब राहुल भैया केवल लैपटॉप देखते हैं हम क्या, पढ़ने में कम ध्यान देते हैं? नहीं, अच्छा है। भैया नौकरी कर लिए हैं, अब क्या करेंगे पढ़ के ना भैया, कुछ हमारे लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। देखिए, प्रत्यक्ष की कौन परिभाषा ये देता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यवदेशम अव्यभिचारी व्यवसायतकम। तो न्याय सूत्र में गौतम देते हैं ना, इसका सीक्वेंस याद रखना है, इसकी मीनिंग याद रखना है। तो बात करेंगे ना, आप लोग फिलहाल याद रखिए अभी अभी तो। कब कब एक कब युक्ति सर बता दीजिए अभी ही। सर जाने अभी दीजिए, 5 क्वेश्चन कल कर लेंगे कर हाँ लेते नहीं हैं सर तब ठीक। तक, रिकॉर्डिंग के पहले। कर लेते हैं। देखिए, युक्ति अवैध कब होती है? तो एक ही कंडीशन में ना, इसमें युक्ति इनवैलिड तब होती है कि प्रेमिसेस ट्रू प्रेमिशन एंड फॉल्स कंक्लूजन। तो इनवैलिड होती है ना, दूसरा हो जाएगा। क्यों? हाँ ये तो पता यस। है सर, बता ये दीजिए। दूसरा हो जाएगा। यस, ये देखिए, कम्यूटेशन कम्यूटेशन मिलाइए, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन मिलाइए, ट्रांसपोजिशन कहाँ है? इधर है। मटेरियल इंप्लीकेशन, इसको तो माफ कर दीजिए इस क्वेश्चन को ना। बोल दीजिए, ये भी सब समझ रहा है, नीचे चलिए। हाँ। इस क्वेश्चन को माफ कर दीजिए। चलिए, फोर्थ वाला आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बोकार्दो 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 को कहाँ है? देखिए, बोकार्दो, हाँ फर्स्ट में है। फ्रेसिसान थर्ड में है। फेरियो फेरियो सेकेंड में है। यस, सर सारी ये आपको वहां से याद रखिए। ये मेरा हाँ, गलत हो जाता है, इसका कुछ ट्रिक व्रिक है सर, कि बस रट्टा ही मारना पड़ेगा? जाएंगे सबको एकदम एक बार में याद हो जाएगा। कल का इंतजार ठीक है करिए, सर। कल की ना याद हाँ, दिलाइएगा, क्योंकि एक खतरनाक चीज हमारा बताएंगे। हर बार गलत हो जाता है ये। ट्रुथ इज एन एट्रीब्यूट। ट्रुथ किसका एट्रीब्यूट है? सत्यता किसका? तो प्रोपोजिशन का है। आर्ग्यूमेंट का वैलिड इनवैलिड होता है ना। हम्म हाँ, तो ये पहला हो जाएगा। सत्यता और किसका कौन गुण है? सा? तर्क वाक्य का। युक्ति का गुण क्या है? युक्ति का गुण वैध अवैध। वाक्य का गुण क्या है? वाक्य का गुण है करेक्ट इनकरेक्ट, शुद्ध अशुद्ध। ठीक है। शब्द का गुण क्या है? सार्थक निरर्थ नहीं, सार्थक ही होता है। चलिए छोड़िए। मीनिंगफुलनेस ना सर। यस यस यस, आपको लॉजिक में ही याद रखना है। ये लॉजिक तर्कवाक्य का सत्य असत्य होता है, और युक्तियां वैध अवैध होती हैं, बस इतनी सी बात। आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? फॉलोइंग सिंबॉलिक फॉर्म्स रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी थियरी। आइडेंटिटी, अच्छा, सी आइडेंटिटी पी प्लस पी। तादात्म्य का नियम। यस, तादात्म्य का नियम ये है। हाँ, ये तादात्म्य का नियम है। ठीक है। और विचार के 3 नियम है ना, तीनों के फार्मूला आप याद रखिए। ये क्या है? पी क्यू आर एस, पी आर क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव डायलेमा हो जाएगा ना। हाँ, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा हो जाएगा। यस,
ये कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, ये फार्मूला है, ये आप बस याद रखिए। देखिए कंडीशनल इम्प्लीकेशन को कंडीशनल कहते हैं ना, इम्प्लीकेशन यानी आपादान। हाँ खत्म हो गया क्या? एक ठोर बचा है सर। खत्म हो गया सर, बीच में एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया, वो कॉल करेंगे ना। हाँ जो अच्छे से समझ नहीं आया वो कल कर लेंगे, आप नोट कर लीजिएगा, कल बताइएगा शुरू करने से पहले। बाकी क्या हम लोग कल करेंगे जून 2019 का पेपर ना, यही करना है ना। यस यस यस। उसके बाद करेंगे दिसंबर 2019, उसके बाद करेंगे 20। सर के पास कॉल भी करना पड़ेगा ना सर? हाँ नीरज सर कर दिए होंगे। अच्छा। ऑफ कर लीजिए।